राजधानी में अपराधी बेखौफ, चेन छीनने का विरोध करने पर मारी गोली, महिला समेत 4 लोगों को किया घायल। कभी पुलिस मुख्यालय के पास फायरिंग, कभी एसएसपी ऑफिस के सामने हत्या। अपराधी कभी थानेदार से मांगते हैं रंगदारी, थानेदार के बेटे के अपहरण की देते हैं धमकी। पटना में क्राइम अनकंट्रोल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना बिहार के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। एक बार फिर बिहार क्राइम से करा उठा है। कई शहरों में अपराधियों ने वारदात से दहशत फैला दी है। राजधानी पटना में क्राइम अनकंट्रोल है और पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो पटना में एक बार फिर अपराधियों ने भीषण वारदात को अंजाम देकर पुलिस में खलबली मचा दी है। अपराधियों ने शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के पौष इलाके में ऊर्जा स्टेडियम के पास चेन लूटने के दौरान एक महिला समेत 4 लोगों को गोली मार दी। देर रात हुई इस वारदात के बाद पटना पुलिस महकमे में अफरा तफरी का माहौल है। बताया ये जा रहा है कि बाइक पर सवार 3 अपराधी ऊर्जा स्टेडियम के पास घात लगाए हुए थे और इसी दौरान हॉस्टल संचालक महिला समेत 4 लोग स्कूटी और बुलेट पर सवार होकर घर लौट रहे थे। अपराधियों ने इनसे चेन मांगी, इन लोगों ने चेन दे भी दी, लेकिन इसके साथ ही सभी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद अपराधियों ने पिस्टल से गोलियां दागनी शुरू कर दी। सभी 4 घायलों को आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां देर रात तक सभी का ऑपरेशन किया गया। बताया जाता है कि महिला हॉस्टल संचालक है और बोरिंग रोड में उनका हॉस्टल चलता है। इस घटना के बाद पटना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की छानबीन में जुट गई है। खौफ हो गए हैं या फिर पुलिस का उनके ऊपर कोई असर नहीं है। बीती रात अपराधियों ने, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, उसी घटनास्थल पर 4 लोगों को एक साथ गोली मार दी। इसमें हॉस्टल संचालक महिला है और एक नाबालिग बच्ची है और 2 अन्य लोग हैं। और ये ऊर्जा ऑडिटोरियम है, ये पौष इलाका माना जाता है, जहाँ तमाम बड़े IAS IPS अफसरों के यहाँ पर मकान हैं और हर वक्त गाड़ियों की आवाजाही बनी रहती है। लगातार गाड़ियाँ इस रोड में मूव करती हैं। देर रात अपराधी घात लगाकर बैठे थे और जो प्रारंभिक जानकारी मिली है, चेन स्ट्रेचिंग के दौरान ये घटना घटी है और उसके बाद अपराधियों ने 4 लोगों को गोली मार दी। सभी को आनंद फानन में हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ 2 की हालत गंभीर है। बहरहाल इलाज चल रहा है सभी का। लेकिन इस घटना ने राजधानी पटना की पुलिस की व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यही कि पुलिस गश्ती किस तरीके से कि घात लगाए अपराधी हथियारों के साथ लैस होकर मौजूद रहते हैं और पुलिस उनका पता नहीं लगा पाती है। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज में अपराधियों की पहचान हुई है। एक अपराधी के बारे में पता चला है कि वो लोकल क्रिमिनल है और उसका आपराधिक इतिहास भी रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर देर रात तक जिस तरह से अपराधी सड़कों पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देंगे तो फिर पटना वासी सड़क पर कैसे देर रात निकल पाएंगे। पुलिस तो दावा करते और डीजीपी लगातार कहते रहे कि पटना पुलिस डिपार्टमेंट की नाक है और इस नाक को बनाए रखना, इसकी इज्जत बचाए रखना हम सबकी प्रायोरिटी है। लेकिन इसके बावजूद पटना में आपराधिक घटना हो गई और 4 लोगों को गोली मार दी गई। अब देखना होगा इस घटना को पुलिस। बहरहाल अभी फिलहाल अगर बात कर लें तो पुलिस काफ़ी गंभीरता से इस घटना को ले रही है। पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे के बाद शायद ही कभी इस तरह की घटना हुई हो कि एक साथ 4 लोगों को गोली मार दी गई है। देखना होगा पुलिस इस मामले का कैसे उद्भेदन करती है और अपराधियों को अपने गिरफ्त में लेती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि केवल डिटेक्शन से काम नहीं चलेगा, प्रिवेंशन पर भी पुलिस को काम करना होगा ताकि अपराधियों में पुलिस का खौफ पैदा हो सके। संजय कुमार, न्यूज़ 18। और देखिए, इस मामले के सामने आने के बाद अब कई गंभीर सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं और न्यूज़ 18 लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर पटना पुलिस कहां है। सवाल ये भी कि पुलिस की गश्ती का आखिर क्या हुआ, क्योंकि पुलिस की ओर से लगातार पेट्रोलिंग का दावा किया जाता है। सवाल ये कि पटना में अपराधी बेखौफ क्यों हैं। सवाल तो ये भी उठता है कि क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, क्योंकि तस्वीरें इसी ओर इशारा कर रही हैं। क्या अपराधियों में पुलिस का कोई डर, कोई खौफ अब नहीं बचा है? अपराध रोकने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?
तो ये तमाम सवाल इस पूरे मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं। तो बिहार में क्राइम पर जमकर सियासत भी चल रही है। बीजेपी ने जहां पर सरकार पर निशाना साधा है तो महागठबंधन ने सरकार का यहां पर बचाव किया है। कुशासन बाबू, आपके राज्य में कैसा कुशासन चल रहा है? कुछ लूटने के क्रम में 4 लोगों को गोली मार दिया गया। उसी तरह से छपरा का घटना ज्वलंत है और कल बांका में भी एक मुखिया के बेटा ने एक को गोली मार दिया। तो इस तरह के हत्याएं बढ़ रही है, लूट बढ़ रहा है, महिला उत्पीड़न बढ़ रहा है। बिहार में कानून का राज है, नीतीश तेजस्वी की सरकार है। अपराधी अगर कोई भी आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं, उनके फन को कुचला जाता है, उस सलाखों के पीछे होते हैं। कुछ घटना घट रही है, इसको लेकर बीजेपी हाई तौबा मचाती है। ये बीजेपी के पास कौन सा तिलिस्म है कि सरकार से आउट तो जंगल राज और अपराध बढ़ जाते हैं और कहते हैं सरकार में जब इन होते हैं तो कहते हैं मंगल राज। बिहार को साजिशन पूरे देश में बदनाम किया जा रहा है जंगल राज शब्द कह के, और उत्तर प्रदेश की आपराधिक घटनाओं पर मिट्टी डालने का काम किया जा रहा है। तो कम से कम ये बेईमानी न हो, इसका ध्यान तो रखा जाना चाहिए। बिहार की जनता जानती है, नीतीश कुमार जी ने कभी क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म के साथ समझौता नहीं किया है, कभी क्रिमिनल्स के साथ समझौता नहीं किया है। बिहार में कानून का राज स्थापित किया है। इसके बावजूद जब कुछ लोग कानून तोड़ते हैं, गड़बड़ी करते हैं, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। और छपरा के मांझी हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त विजय यादव समेत 4 आरोपियों के घर की कुर्की जब्त की गई और आज ये कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। सारण एसपी गौरव मंगल स्वयं गांव में मौजूद हैं और पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद कल भी मुखिया प्रतिनिधि समेत 4 आरोपियों के घर की कुर्की जब्ती की गई थी। बताते चले आपको कि मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई और 2 युवकों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था। घायल 2 में से एक और शख्स की मौत हो गई। कुर्की जब्ती को लेकर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए हैं और इस दौरान डुगडुगी भी बजाई गई। गांव में स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष ने। पिछले गुरुवार को मांझी के मुबारकपुर में हंगामा शुरू हुआ था और अब यह हंगामा थमता नजर आ रहा है। पुलिस ने स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है और अब जो आरोपी है उनके घरों की कुर्की हो रही है। आप देख सकते हैं कि उनके घरों के चौखट, केवाड़ी, तमाम जो सामान है उसको नोच करके लाया गया है और इस गाड़ी पर लोड किया जा रहा है। और किस तरह से कुर्की की गई है यह भी हम दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पूरा जो गाँव है वो पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। एसपी स्वयं यहाँ पे इस मामलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मुकम्मल कुर्की कही जाती है वो कुर्की की कार्रवाई यहाँ की गई है। हम दिखाना चाहेंगे ये जो घर है ये एक आरोपी का घर है और इस घर की जो कुर्की की गई है उसे आप देख सकते हैं कि तमाम जो चौखट केवाड़ी है पुलिस ने उसे नोच दिया है। कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर आप क्राइम करते हैं तो आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो दूसरे के लिए मिसाल बनेगी। इस घर को आप देख सकते हैं कि ये उन आरोपियों का घर है जो हत्याकांड में शामिल थे। जो 2 युवकों की हत्या हुई थी मांझी के मुबारकपुर में, वो आरोपी फरार चल रहे थे। कुल 4 लोग थे जो फरार थे, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। और आप देख सकते हैं कि पुलिस अब यहाँ पे तमाम मॉनिटरिंग कर रही है, छानबीन कर रही है कि कहीं ऐसा जगह मिस तो नहीं हो गया जहाँ पे कुर्की की कार्रवाई बच गई। हम फिर बाहर ले चलेंगे आपको, वहाँ एसपी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कार्रवाई अभी चल रही है, अब किस तरह से शांति बहाल करने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर हम दिखाना चाहें कि जो तमाम पुलिसकर्मी हैं ये पिछले गुरुवार से यहाँ कैंप कर रहे हैं और स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया गया है। हमारे साथ यहाँ सारण के एसपी भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर संजीव सर, अब क्या स्थिति है यहाँ पे, हालात कैसे हैं? शांति बहाली कर लेगी जी, प्रयास कर रहे हैं। अभी सर किस तरह की कार्रवाई चल रही है? अभी कुर्की जब्ती की कार्रवाई चल रही है। कुर्की जब्ती में कितने लोगों की 4 व्यक्तियों के विरुद्ध कुर्की जब्ती की जा रही है। प्रक्रिया पूरी हो गई है? अभी जैसा आप देख रहे हैं कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल, एसपी हैं जो बता रहे हैं कि कार्रवाई। और वही देखिए, रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर आजसू पार्टी की ओर से गोला में चूल्हा प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया है। चूल्हा प्रमुख सम्मेलन और शपथ ग्रहण समारोह में हजारों की संख्या में लोग शामिल हैं। जवाब देने के लिए तैयार है। उसके साथ साथ आज जो रामगढ़ विधानसभा का उपचुनाव है और इस उपचुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह तैयार है। सभी हमारे कार्यकर्ता, सभी हमारे चूल्हा प्रमुख और साथ साथ आप लोग देखे होंगे वर्तमान में जो सरकार है, हेमंत सोरेन की जो सरकार है, किस प्रकार लगातार 3 वर्षों से
जो उसके सहयोगी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, किस तरह से झारखंड को लूटा। आप लोग अखबार में प्रत्येक दिन देखते होंगे, जो रोज हत्या हो रहा है, रोज अपहरण हो रहा है, रोज महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। और उतना ही नहीं, बल्कि खुद हम लोग देखते हैं रामगढ़ ही नहीं, पूरे झारखंड में बालू पर सरकार का किस प्रकार दोहन हो रहा है, आम लोगों का किस प्रकार दोहन हो रहा है। हम लोग देखते हैं अपराध पर पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है, रोज हत्या हो रहा है, लेकिन पुलिस की गाड़ी कहां दौड़ रही है, जिधर ट्रैक्टर और बालू और कोयला का गाड़ी जा रहा है, यही है। और उसके साथ साथ आप लोग देखे होंगे रामगढ़ में बहुत नया चीज हुआ। रामगढ़ हर ब्लॉक में एक कमीशन सेंटर खुला, विधायक कार्यालय नहीं बल्कि कमीशन सेंटर खुला हुआ है, जहां से प्रखंड विकास पदाधिकारी उसका कमीशन लेते हैं और उस पर पहले कहते हैं कि अगला दरवाजा हो गया, ये तब आपका काम होगा। मैं तमाम ऐसे अधिकारियों को भी चेतावनी देता, 2 तारीख का इंतजार कीजिए। जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन आपको सबक सीखने के लिए और आप मुंहतोड़ जवाब खाने के लिए आप लोग तैयार हैं। वैसे ही हमारे क्षेत्र में, चूंकि यह किसान बहुल क्षेत्र है और आज हमारे किसान परेशान है कि आज बिजली विभाग के द्वारा जो यहाँ के किसानों को तंग किया जा रहा है, एक किसानों पर एफआईआर किया जा रहा है और 24,000 25,000 फाइन किया जा रहा है, और बिजली भी 2 गुना 3 गुना आ रहा है। और किसान बेचारे 2 रुपये किलो सब्जी बेचकर आप अपना मजदूरी तक नहीं निकाल पाते। आप समझ सकते हैं ऐसे किसान विरोधी सरकार, जो लोग किसानों के लिए किसानों से अत्याचार कर रहे हैं। मैं किसानों की ओर से भी बिजली विभाग को चुनौती देता हूं कि आने वाले समय में यदि किसी का किसान का बिजली बिल कटा तो हम दावे के साथ कहते हैं, और वैसे विभाग के अधिकारियों को भी चेतावनी देते हैं कि पोल में बांधकर टांग देंगे। यह भी मैं ऐलान करता हूं। उसके साथ साथ आज के दिन में मैं अपनी ओर से यही कहूंगा कि ओबीसी का आरक्षण देने का विषय, जो हम लोग लगातार पंचायत चुनाव से संघर्ष किए, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का केस दायर किया और उसके बाद हम लोग नगर निकाय चुनाव में भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कल ही परिणाम आया है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में ट्रिपल टेस्टिंग कराकर कोई भी चुनाव होगा, नगर निकाय चुनाव या पंचायत चुनाव, ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, यह सबसे बड़ी जीत हम लोगों के लिए। उसके साथ साथ मैं तमाम कार्यकर्ताओं को यह भी कहूंगा कि जो पिछला सरकार हेमंत सोरेन और कांग्रेस का जो सरकार बना, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि सरकार के द्वारा कई एक घोषणा पत्र किया गया। हर एक घर में एक एक नौकरी देने का बात कहा गया, बेरोजगारी को बेरोजगारी भत्ता देने का बात कहा गया और किसानों को ऋण माफ करने का भी वादा किया गया। लेकिन आज भी एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। न तो स्थानीय नीति, न तो नियोजन नीति, किसी भी तरह का कोई वादा नहीं पूरा हुआ। झूठा वादा देकर लोगों का वोट लिया और सत्ता में बैठकर रहा। मैं इस मंच के माध्यम से सरकार को भी चुनौती देता हूं कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव सरकार की विफलता का चुनाव होगा और निश्चित तौर पर सरकार को, कांग्रेस पार्टी को या हार का सामना करने का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। एक एक वोट देकर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं इसके लिए तमाम जिला प्रमुखों से यही आग्रह करूंगा, कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए और सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आप लोग तैयार हैं ना? सब लोग हाथ खड़े बोले तैयार है ना? मैं फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूं और आने वाले समय में जो 27 तारीख को जो चुनाव है
उसमें रामगढ़ विधानसभा की उन्नति के लिए, जो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हम लोगों के कार्यकाल में रामगढ़ सबसे आगे पूरे देश में अपना नाम कमाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछले 3 वर्षों में रामगढ़ सबसे पीछे पायदान पर चल गया। विकास का झूठा वादा करने वाले लोग, बड़े बड़े भाषण देने वाले लोग आज अपना चेहरा छुपाते चल रहे हैं। पिछला बार नाटक नौटंकी करके लोग किसी तरह लोगों को बरगलाने का प्रयास किया, लेकिन इस बार जनता जाग चुकी है, कोई भी नाटक नौटंकी नहीं चलेगा। और न्यायालय को सम्मान करना सीखे। यदि न्यायालय उन्हें दोषी करार दिया है तो उनको सम्मान करना सीखना चाहिए। मैं फिर से वैसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मैं तमाम लोगों से ये आग्रह करूंगा कि आने वाला 27 तारीख को एक एक वोट और जो पार्टी का संदेश है उसको लेकर घर घर तक पहुंचे, और सरकार जो धोखा दिया है, झूठा वादा किया, इन विषय को भी लेकर आप घर घर तक पहुंचे और राष्ट्रीय पार्टी के पक्ष में मतदान देने का अपील करें। और इस बार चुनाव में हम लोगों का गठबंधन भी एनडीए गठबंधन है, और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार श्रीमती सुनीता चौधरी है, उसको आप लोग एक एक वोट देकर हर एक घर में जाकर सभी लोगों से अपील करें, ताकि कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब दे सके और उनका जमानत जब्त कर सके। इसी के साथ सबको धन्यवाद। जोहर, जय जय झारखंड, जय आशू पार्टी। चौधरी जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद। आपका बटन कहाँ दबेगा? बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद श्री प्रकाश चौधरी जी का। और आप सभी लोगों के बीच में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी, आशू पार्टी के प्रत्याशी, और आप सभी लोगों के बीच में विगत कई वर्षों से आपके हर सुख दुख में खड़ा रहने वाले, आपके हर क्षण आपके साथ खड़ा रहने वाले, और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास को संकल्प। तो अब देखिए, छपरा के मांझी के मुबारकपुर कांड के बाद बंद इंटरनेट सेवा की अवधि का विस्तार कर दिया गया है। अब 10 फरवरी तक सारण जिले के लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हिंसा मामले में अभी तक पुलिस ने 13 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया है और घटना को लेकर 6 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तो कल रात राहुल जो था जख्मी था, उसकी मौत हो चुकी है। मुबारकपुर कांड में ये बड़ा अपडेट। और फिलहाल इंटरनेट जो बंद किया गया था उसकी अवधि बढ़ा दी गई है, यानी कि 10 फरवरी तक इंटरनेट अब बंद रहेगा। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने छपरा की स्थिति की जांच के लिए एक केंद्रीय टीम को भेजने की मांग की है। उन्होंने पूछा कि आखिर छपरा को क्यों टारगेट किया जा रहा है। एक तरफ शराब से मौत और दूसरी तरफ इस तरह से निर्दोष को मारना, बच्चों को मारना, स्कूल जाने वाले बच्चों को मारना चिंताजनक है। और हमने फिर से मांग की है कि केंद्रीय टीम भेजी जाए। सारण जिला को अकेला क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या ये जातीय उन्माद का लैबोरेटरी बनाया गया है? क्या इसे बना करके बिहार की वो पल्स को समझना चाहते हैं? मुझे चिंता है, चाहे वो नेट बंद किया गया हो या सोशल मीडिया पर रोक लगाई गई, लेकिन जो नीतियां हैं सरकार की वो पूरी तरह से वहां की स्थिति के लिए दोषी है। मुझे लगता है कि केंद्रीय टीम ही समीक्षा करके देश को बता सकेगी कि बिहार के हालात क्या है। और आप देखिए, युवकों की पिटाई की एक घटना, जहां पर सिंचाई के दौरान युवक की पिटाई की गई थी। 3 युवकों के पास के ही मुर्गा फार्म में मुर्गा लेने पहुंचे थे, लेकिन यहां पर मुर्गा फार्म के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं विजय यादव, वो और 2 और लोग जो थे, उन्होंने इन तीनों युवकों को बंधक बना लिया और उसके बाद बेरहमी से इनकी पिटाई की गई, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एक जो जख्मी है उसका इलाज इस वक्त पटना में जारी है। इस घटनाक्रम के बाद अब माहौल जो है वो तनावपूर्ण बना हुआ है। अभी भी धारा 144 लागू की गई है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि इंटरनेट सेवा जो बाधित हुई थी उसे अब और भी बढ़ा दिया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।